वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसी उम्मीद है। और इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आपके सामने एक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन उपलब्ध रहेगा, जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्शन के फॉर्मेट में भी हमें प्राप्त हुए हैं। मीन्स ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चंस आपके लिए कुछ टफ हो सकते थे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स के लगभग कंटेंट को भी कवर कर जाएंगे। आप इसको रेमेडियल क्लास कह सकते हैं, इसको स्पेशल क्लास कह सकते हैं, इसको एग्जाम ओरिएंटेड क्लास कह सकते हैं, बट बहुत खास क्लास रहने वाली है। सो हर एक क्वेश्चंस पर हम डीपली डिस्कस करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हुए चलना, और जहां भी शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मेट रहेगा मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आपको उन शॉर्टकट ट्रिक को परमानेंटली फॉलो करना है और एग्जाम तक उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पर सीधे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास से प्रतिरोधों का समांतर क्रम दिया है। अब जब हम बात करते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम की, तो वहां पर आपके पास विद्युत धारा का कंसेप्ट होता है, और विद्युत धारा वाली यूनिट में हम पढ़ते हैं कि जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक कंसेप्ट है दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। आर इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब जब अपन यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं, वहां पर एक टॉपिक अपने सिलेबस में होता है जिसमें पढ़ते हैं त्रुटियां। अब ये जो वैल्यू आपने लिखी है R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो एक्चुअल रिजल्ट को बताता है, एग्जैक्ट रिजल्ट को बताएगा, और हमें कैलकुलेट करना है केवल और केवल त्रुटि। अब मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि हम लिखना चाहें एरर के फॉर्मेट में, तो ट्रिक ये कहती है कि डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस, अब इसको देखेंगे तो नीचे वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से। तो पहले ध्यान देंगे, हम आर कैलकुलेट करेंगे, इस आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे और डेल्टा आर हमें कैलकुलेट करना है पूरी इक्वेशन को सोल्व करते हुए। चलिए अब आपको क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया उसको देखेंगे। R1 की वैल्यू दे रखी है और R2 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो R1 की एग्जैक्ट वैल्यू है और ये R1 में एरर है, ऐसे ही ये R2 की एग्जैक्ट वैल्यू है और ये R2 में एरर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे R। सो इक्वेशन नंबर 1 ये इंप्लाइज करती है व्हाट इज R। ध्यान देना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू उठानी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 5 और वहां कितनी है 10। सो व्हाट वी कैन से 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10। सो आपके पास आंसर आएगा 50 बटा 15। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 10 बटा 3 ओम। ये आपके पास एग्जैक्ट तुल्य प्रतिरोध आ गया है। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आर। चलिए सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 ये एम्प्लाइज करेगी डेल्टा आर इक्वल्स टू, इस नीचे वाले आर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वहां मल्टीप्लाई होगा, और आर की वैल्यू कितनी है 10/3। चलिए रीअरेंज करेंगे, डेल्टा R1 बाई R1 मीन्स 0.2 अपॉन 5। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, डेल्टा R2 अपॉन R2 मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 मीन्स 0.2 प्लस 0.1 इज कॉल 0.3 अपॉन R1 प्लस R2 का मतलब है 15। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 5, 10 और 15 इन तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 30। व्हाट वी कैन से 10/3 और एलसीएम कितना आएगा 30। चलिए चेक करते हैं, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखें 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1.2 एंड 0.3 इज कॉल 1.5 और 0.6 इज कॉल
2.1 डिवाइडेड बाई 9। अब हम जानते हैं एरर के कॉन्सेप्ट में या तो त्रुटि पॉजिटिव होती है या त्रुटि नेगेटिव, इस वजह से आपको दोनों साइन यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए 2.1 को डिवाइड करेंगे 9 से, और जब आप 2.1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.233। एग्जैक्ट आंसर 0.233, डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए जब कभी भी फिजिक्स में ऐसा फॉर्मेट आपको डिफाइन किया जाता है तो सबसे पहले इस बात के लिए आप इंश्योर करेंगे कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन करता है और ये उसमें त्रुटि को बताता है। ऐसे ये R2 की एग्जैक्ट वैल्यू है और ये R2 में त्रुटि है, बाकी का सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, कई बार एग्जामिनर पूछ लेंगे डेल्टा R बाई R बताइए, या कई बार पूछ लेंगे डेल्टा R बताइए, तो दोनों ही कंसेप्ट आपको आने चाहिए। मींस सबसे पहले आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करते हुए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपना मैथमेटिकल टूल से आंसर निकाल देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने नोट्स का शॉर्टकट क्वेश्चन है। मैंने आपको नोट्स में एक बात पढ़ाई थी, चाहे दो राशियों का योग किया जाए या दो राशियों का अंतर किया जाए, अधिकतम त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, अधिकतम त्रुटि जुड़ती है। ये बात मैंने आपको नोट्स में भी स्पेशली नोट करवा के लिखवाया है। अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन है x इक्वल्स टू a माइनस बी। अगर हम इसमें त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा x बराबर क्या आएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। विद प्लस माइनस आपको यहां मिल सकता है। ये प्लस माइनस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? कि त्रुटि या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अच्छा, अब हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का फॉर्मेट क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x बाई x इंटू ऑफ 100। सो डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और x की वैल्यू कितनी है? a माइनस b, और इस पूरे फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इतने परसेंटेज त्रुटि रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन को आप फॉलो करेंगे तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे डेल्टा a में इसका भी डिवाइडेशन है और डेल्टा b में भी इसका डिवाइडेशन है, तो हम इस पूरे फैक्टर को अलग अलग करके लिखेंगे। तो डेल्टा a अपॉन a माइनस बी प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस बी इंटू 100%। दिस वन इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, जो कोई भी आंसर रहेगा वो फाइनल रहेगा। बट मैं आपको इस बात के लिए क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर दिया है x इक्वल्स टू a माइनस बी। जब आप यहाँ पर त्रुटि निकालते हैं तो गलती ये कर जाते हैं कि डेल्टा x बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा b लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? वो डेल्टा a माइनस डेल्टा b मिनिमम एरर को बताता है, बट हमें क्या पूछा गया? मैक्सिमम एरर। और 100% आप इस बात के लिए इंश्योर कर लें कि एग्जामिनर या तो मैक्सिमम एरर पूछेंगे या फिर आपको लिख के देते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो भी आपको मैक्सिमम ही बताना होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन लगभग सेम सा ही है। दो राशियों को मापकर आप उनका मान, अब देखिए यहाँ पर a लिखा है तो इसका मतलब है ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, a की एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये a में एरर है, ये a में त्रुटि है। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया है, ये b की एग्जैक्ट वैल्यू है और ये b में एरर है। देयर इज समथिंग टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ स्मॉल b लिखा है, इट विल बी कैपिटल B। चलिए अब ध्यान दो, आपको क्या पूछा है रूट AB का सही मान बताइए। सही मान का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट बताइए। फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बतानी होती है प्लस एरर भी बतानी होती है, बाकी आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से ये वाली तो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है और ये उनमें एरर को रिप्रेजेंट करता है। लेट अस कंसीडर, हमने डिफाइन किया है कि रूट AB आपके पास कोई टर्म है, उसका हमें फाइनल रिजल्ट निकालना है। फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z। z का मतलब होगा कि जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है z। z का मतलब ये टर्म, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, और इसी में हमें एरर को देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखेंगे कि ये रिजल्ट हम इस तरह से निकालेंगे, इसमें हमें कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट वैल्यू। व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू? z इक्वल्स टू रूट ऑफ AB। अब ध्यान दो, a की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 1, और b की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 2।
इट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2। अब हमें पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेट करना कंसेप्ट ऑफ एरर, और एरर का कंसेप्ट इसी से आएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आपको गिवन है z इक्वल्स टू √ab। मैथमेटिकल टूल के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं a रेज़ टू पावर 1/2 और b रेज़ टू पावर 1/2, देयर इज नो डाउट। अब मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, अगर दो राशियां मल्टीप्लाई होती हैं और हमें एरर का फॉर्मेट लगाना होता है तो जो भी पावर रहेगी उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इट मींस, डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा a बाई a प्लस 1/2 डेल्टा b बाई b। चलिए, व्हाट इज डेल्टा z? डेल्टा z हमें कैलकुलेट करना है, तो z इस साइड में मल्टीप्लाई होगा और z की एग्जैक्ट वैल्यू हमने क्या निकाली है, √2। पहली बात तो ये ध्यान देंगे। अब हमारे पास ये जो फैक्टर है इससे 1/2 आ जाएगा कॉमन, ये 1/2 को कॉमन लिया। अब हमें डेल्टा a की वैल्यू रखनी है, तो डेल्टा a की वैल्यू कितनी है, 0.2। a की वैल्यू आपके पास है 1, डेल्टा b की वैल्यू आपके पास है 0.2 और b की वैल्यू है 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1, इट मींस 0.3 डिवाइडेड बाई ऑफ √2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्ट आंसर देखना है। सो 0.3 अपॉन √2 का मान होता है 1.414। आई विल कैलकुलेट इट फ्रॉम द कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर से सोल्व नहीं करना है, आपको मैथमेटिकल टूल आते हैं, केवल इसमें डिवाइड करना है। मींस 0.3 को डिवाइड करेंगे 1.414 से, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो नियरली आएगा 0.21। अब ध्यान दो, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, √2, और डेल्टा z का मान कितना है, 0.21। हमें क्या पूछा गया कि फाइनल रिजल्ट बताइए। सो फाइनल रिजल्ट हम ये बता सकते हैं, फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z। व्हाट इज z, √2 प्लस माइनस डेल्टा z का मान कितना है, 0.2। सो मैथमेटिकल टूल को फॉलो करते हुए चेक करेंगे। सो 1 √2 की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर √2 का मान हम रखेंगे, तो √2 का मान कितना, 1.414, मीन्स 1.4 0.21, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बस कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ए और बी दिया तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और वो एरर है। अब आपको ये पूछा कि इसका सही मान क्या है, सही मान का मतलब फाइनल रिजल्ट आपको बताना है। फाइनल रिजल्ट मींस उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होती है, और आपको यहाँ पर एरर का फॉर्मेट लगाते हुए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप तभी देख पाएंगे जब पहले से आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 मींस ये -0 1 का सोल्यूशन है। वो 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास रोल प्ले करेंगे। चलिए यहाँ पहुंचते हैं। एक वस्तु का इकाई द्रव्यमान अल्फा केजी है और लंबाई है बीटा मीटर, समय दिया है गामा सेकंड, तो कैलोरी की वैल्यू बताइए। अच्छा, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, ये बात सभी जानते हैं। 4.2 इंटू जूल का मतलब क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये सब जानते होंगे ना। एनर्जी का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला वीमीय समीकरण m1L2T-2, उसी से मैंने लिखा है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पहुंचो, आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए, किसी यूनिट सिस्टम में आपको डिफाइन किया गया है अल्फा केजी, मीन्स व्हाटएवर कोई भी यूनिट सिस्टम है। हमने ये कहा कि हमें मास दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन में एक तो मास दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है और एक टाइम दे रखी है, लेकिन ये अल्फा केजी दे रखा है। ये जो क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है वो यूनिट के ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हमें पहुंचना है। मींस हमारे पास मान लो एक न्यू यूनिट सिस्टम है, हमें नहीं पता कौन सा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। न्यू यूनिट सिस्टम में मास कितना दिया है, अल्फा केजी दिया है, ये बात समझो। ऐसे ही कोई भी नई यूनिट हो सकती है, व्हाटएवर कुछ भी, हमें नहीं पता है। ऐसे ही आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, किसी न्यू यूनिट में लेंथ दे रखी है बीटा मीटर, और एक और कंसेप्ट आपके पास है, इसी न्यू यूनिट में आपको टाइम दिया है गामा सेकंड। ठीक है, अब यहां से हम केजी की वैल्यू निकालेंगे,
तो kg इक्वल्स टू न्यू यूनिट, कोई भी वो न्यू यूनिट हो सकती है, अपॉन अल्फा। ऐसे हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा इक्वल्स टू न्यू यूनिट, सॉरी हम कैलकुलेट करेंगे मीटर की वैल्यू। यहाँ से हम मीटर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मीटर की वैल्यू आएगी न्यू यूनिट अपॉन बीटा। ऐसे हम यहाँ से सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा न्यू यूनिट अपॉन गामा। सारी वैल्यूज को यहाँ रख दो, मीन्स 4.2 केजी की जगह हमें रखना है न्यू यूनिट। न्यू यूनिट का मतलब मास की न्यू यूनिट, जो कुछ भी है, जैसे आप कह सकते हैं सर ग्राम होगा, वो टेवर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट ये मास की न्यू यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो, चलिए मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ये मास की न्यू यूनिट है तो न्यू यूनिट अपॉन अल्फा। मीटर वाले में पहुंचो तो मीटर की जगह यहाँ पर भी न्यू यूनिट आएगी, बट ये न्यू यूनिट किसकी होगी, मीटर की, अपॉन बीटा स्क्वायर। और इसको हमें डिवाइड करना है इससे, व्हाट वी कैन से न्यू यूनिट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? इसमें सब कुछ वैल्यू रख दी, केजी, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सारी की वैल्यू अब हमने रख दी है। अब ध्यान दो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, देखिए ये अल्फा और बीटा स्क्वायर तो नीचे रह जाएंगे और गामा स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही ऊपर। सो व्हाट वी कैन से 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा वो न्यू यूनिट में आएगा। सर क्या मतलब इस न्यू यूनिट का, न्यू यूनिट का ये मतलब है कि केजी को हमें किसी न्यू यूनिट में एक्सप्लेन करना है, मीटर को भी हमें किसी न्यू यूनिट में एक्सप्लेन करना है, और सेकंड को भी हमें किसी न्यू यूनिट में एक्सप्लेन करना है। अब वो वटेवर न्यू यूनिट कुछ भी हो सकती है। इसको फाइनली हम यदि रीअरेंज करें तो 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा स्क्वायर इन न्यू यूनिट। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें कौन सा सही है, अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2 चेक करेंगे, अपने अपने ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जो भी ऑप्शन इसमें रहेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, पहला ही अपना जो क्वेश्चन था वो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन था, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। इसको यदि हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन uv बनेगा। सो व्हाट वी कैन से f बराबर कितना आ जाएगा, uv अपॉन u प्लस v। अब आप सभी ट्रिक जानते हैं, यहाँ पर तीन क्वांटिटी की जैसे ये काम करेगा, एक क्वांटिटी तो बन जाएगी u, दूसरी बन जाएगी v, और तीसरी बन जाएगी u प्लस v। सो शॉर्टकट ट्रिक ये कहती है डेल्टा f अपॉन f इक्वल्स टू डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v प्लस, अब इसको लास्ट वाले को देखेंगे तो डेल्टा u प्लस डेल्टा v अपॉन u प्लस v। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, डेल्टा u बाई u प्लस डेल्टा v बाई v। अब ध्यान दो इस टर्म का मतलब होता है डेल्टा u को इससे भी डिवाइड कर रहे हैं और डेल्टा v को भी इससे डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से डेल्टा u अपॉन u प्लस v प्लस डेल्टा v अपॉन u प्लस v, दिस विल बी द फाइनल आंसर। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, डेल्टा u बाई u डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा u अपॉन u प्लस v डेल्टा v अपॉन u प्लस v। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको इस मैक्सिमम त्रुटि का ध्यान रखना है, बस मैक्सिमम त्रुटि में क्या करना है, सभी पॉजिटिव आंसर आएंगे। और जब भी एग्जामिनर कहे कि त्रुटि बताइए, सापेक्षिक त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले प्रतिशत त्रुटि बताइए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज में आपको दो सदिश दे रखे हैं और वो सदिश देने का मतलब है त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। अच्छा मैंने आपको कहीं ना कहीं नोट करवा के लिखवाया है कि अगर त्रिभुज की भुजाएं ए सदिश व बी सदिश हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 a क्रॉस b। a क्रॉस b का लेना है मैग्नीट्यूड। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं a क्रॉस b, किसी को भी a मान लो किसी को भी b मान लो,
मान लेते हैं पहले वेक्टर को a माना और दूसरे को b मान लिया, तो a क्रॉस b निकालते हैं। व्हाट वी कैन से ik प्लस jk प्लस kk क्रॉस 3ik। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, इसका मतलब इस i का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और क्रॉस प्रोडक्ट है ये, प्लस j क्रॉस i प्लस k क्रॉस i। i क्रॉस i तो 0 होता है, बाकी वेक्टर फॉर्मेट में हम सभी ये बात जानते हैं, साइक्लिक ऑर्डर है i j और k का साइक्लिक ऑर्डर। i क्रॉस j का मान होगा k, j क्रॉस k का मान होगा i और k क्रॉस i का मान कितना होगा j। तो यहाँ पहुंचो, पहला टर्म है j क्रॉस i, तो j क्रॉस i क्या होगा माइनस k, नॉन साइक्लिक ऑर्डर। सो 3 माइनस ऑफ k के, उसके बाद लिखा है k क्रॉस i, k क्रॉस i, k से i पर जाना मीन साइक्लिक, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का j के। ये तो इसका वेक्टर नोटेशन है, हमें लेना है इसका मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। सो व्हाट वी कैन से a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो 3 तो कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 3 -1 का स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा 3√2। ये फाइनल आंसर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हमने अभी तक a क्रॉस b का मॉड निकाला है, हमारा फॉर्मूला है 1/2 a क्रॉस b। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 और मॉड ऑफ a क्रॉस b का मान कितना है 3√2। 2 और √2 को कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3/√2। अब चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इट मींस ऑप्शन नंबर 3। यहाँ लिखा है इकाई, इकाई का मतलब होता है कोई भी यूनिट। जैसे अपन क्षेत्रफल को जनरली एक्सप्लेन करते हैं मीटर स्क्वायर में, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होगा तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाटएवर जो कोई भी यूनिट होगी उससे में आंसर आ जाएगा। चलिए कॉपी पेस्ट करेंगे एग्जैक्टली और अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बट फिजिक्स में सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंसेप्ट को, किसी न किसी अप्रोच को जरूर फॉलो करेंगे। देखिए दो बल विपरीत दिशा में है, हम जानते हैं कि अगर दो बल विपरीत दिशा में है तो नेट फोर्स कितना बचता है F1 माइनस F2, तो उनका परिणामी कितना है 10 न्यूटन। यहाँ तक पढ़ो तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये मिला F1 माइनस F2 बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा कि दो बल लंबवत हैं तो उनका परिणामी 50 है। देखिए किसी भी बल का परिणामी, मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, आगे इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो हम यहाँ से F1 का मान निकालेंगे और F1 का मान कितना होगा F2 प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन पर पहुंचो, किसी भी बल का परिणामी ऐसे निकाला जाता है इस फॉर्मेट से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब देखो 2 नंबर कंडीशन में ये कह रहा है कि दोनों बल लंबवत है तो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और नेट परिणामी का मान कितना आ रहा है इस कंडीशन में 50। तो ये लास्ट वाला टर्म तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू 50। दोनों तरफ का वर्क कर दो, अगर वर्क करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना 2500। अब क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिखाई दे रही है और इन दोनों इक्वेशन से आपको F1 F2 का मान निकालना है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। तो F1 की वैल्यू क्या रखी F2 प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बराबर कितना 2500। इसको एक्सपेंड करो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस F2 स्क्वायर बराबर कितना 2500। अब ध्यान दो F2 स्क्वायर और F2 स्क्वायर कितना 2F2 स्क्वायर, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20F2, यहाँ है प्लस का 100, इस 2500 को इधर लाएंगे तो माइनस 2500, तो आपके पास बन जाएगा माइनस का 2400 बराबर कितना 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से डिवाइड करेंगे तो F2 स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस का 1200 बराबर कितना 0। अब इसको सोल्व करना आपको, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप जानते हैं इसके फैक्टर हो जाएंगे 40 और 30। सो व्हाट वी कैन से F2 स्क्वायर प्लस
40F2 माइनस 30F2 माइनस का 1200 बराबर कितना 0। इट मीन्स यहाँ से F2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा F2 प्लस 40, यहाँ से माइनस 30 कॉमन आएगा तो F2 प्लस 40 बराबर कितना 0। दोनों से F2 प्लस 40 कॉमन आएगा, साथ में क्या बचेगा F2 माइनस 30 बराबर कितना 0। सो व्हाट वी कैन से F2 बराबर यहाँ से 30 आ जाएगा और F2 बराबर दूसरे टर्म से माइनस का 40। यहाँ से तो F2 बराबर 30 क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे तो F2 बराबर कितना माइनस का 40। लेकिन ध्यान दो ये तो परिमाण होता है ना भाई, हम क्या निकाल रहे परिमाण, और परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर ये तो परिमाण होता है और परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास F2 की एक वैल्यू आ गई जो कितनी है 30 न्यूटन। अगर F2 की वैल्यू 30 न्यूटन है तो समीकरण 1 ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 इक्वल्स टू F1 और F1 बराबर है F2 प्लस 10, तो F2 का मान रखो वहां 30 प्लस 10, तो F1 का मान आ जाएगा 40 न्यूटन। मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा F1 का मान होगा 40 न्यूटन और F2 का मान कितना होगा 30 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कहने का मतलब ये है कि इसमें फिजिक्स का बहुत आसान कॉन्सेप्ट लग रहा है लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच है जिस पर आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हम दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ अप्रोच करते हैं। अब ले चलते हैं हम माइनर 2 के सॉल्यूशंस की तरफ और कुछ खास क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पिंड थीटा कोण के चिकने तल पर रपट सकता है, मीन स्लिप हो सकता है। इस तल को एक लिफ्ट के फर्श पर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके कि एक नत्तल है, ठीक है, यहां पर आपने एक मास रखा है m और ये मास नीचे स्लाइड कर रहा है। अब आप जानते हैं कि नीचे की तरफ यहां कौन सा फोर्स लगेगा mg। इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना होगा थीटा। तो इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि सर ये मास नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। यहाँ तक 100% कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो आपको ट्रेलर दिखाया है कि अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, कोई भी नत्तल है, तो उससे मास अगर नीचे आ रहा है तो किस फोर्स की वजह से आ रहा है mg sin थीटा की वजह से। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक पिंड थीटा कोण के चिकने नत्तल पर रपट सकता है और इस तल को एक लिफ्ट के फर्श पर रखा है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको लिफ्ट की बताता हूं, अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अपना क्वेश्चन वो नहीं है, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए यूज किया है, अंडरस्टैंडिंग पावर को यूज किया है केवल। अभी भी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उससे पहले लिफ्ट की बात करेंगे कि लिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको लिफ्ट में 2-4 बात पढ़ाई थी। केस नंबर 1, अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है तो प्रभावी त्वरण ऐसे बताया ना, तो बाहर बढ़ जाता है। इसका मतलब प्रभावी त्वरण कितना आया था G प्लस ए। ये पहला कॉन्सेप्ट याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ये पढ़ाया था लिफ्ट में, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती है तो प्रभावी त्वरण इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाता है G माइनस ए। थर्ड कंडीशन, लिफ्ट कांस्टेंट वेग से ऊपर या नीचे जाए तो इस कंडीशन में प्रभावी त्वरण हमेशा G ही रहता है। और फोर्थ कंडीशन, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उस कंडीशन में प्रभावी त्वरण कितना हो जाता है 0। और प्रभावी त्वरण 0 होने की वजह से इफेक्टिव वेट भी 0 हो जाएगा और इसी कंडीशन को आप कहते हैं भारहीनता की स्थिति। अब अपना क्वेश्चन इनमें से कौन सा है उस पॉइंट पर जज करना है। एक ऐसा नत्तल लिफ्ट के अंदर रखा है, ठीक है, लिफ्ट ए मंदन से नीचे आ रही है, ध्यान देंगे ए त्वरण से नीचे नहीं आ रही है, लिफ्ट ए मंदन से नीचे आती है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये समझना था कि क्वेश्चन में मंदन लिखा, इसका मतलब त्वरण नेगेटिव होगा, त्वरण कैसा होगा ऋणात्मक। ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात आपको ये समझनी थी, लिफ्ट नीचे आ रही है तो प्रभावी त्वरण कितना हो जाएगा, ध्यान देना,
G माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती तो ऐसा होता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे नहीं आ रही है, ए मंदन से नीचे आ रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करें तो G ये माइनस और त्वरण कैसा है, नेगेटिव, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन G प्लस है, ये बात ध्यान रखनी थी। क्या मतलब, अगर न तल है, तल रुका हुआ है तो mg लगना चाहिए डाउनवर्ड, बट लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट का मंदन है a, तो उस कंडीशन में प्रभावित त्वरण कितना लगेगा, G प्लस से। अब हम सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यह इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक मास रखा है, मास कितना है m, और इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट के अंदर रखा है। ये लो, क्वेश्चन ने कहा कि लिफ्ट मंदन से नीचे आ रही है, त्वरण से नीचे आती है तो G माइनस ए, बट ये त्वरण कैसा है, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या बन जाएगा, G प्लस ए। अब ध्यान देना, यहां पर कितना लग रहा था, mg, क्योंकि यहां कोई लिफ्ट की बात नहीं थी, अब कितना लगेगा, mg प्लस ए, पहली बात। दूसरी बात, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो इस डायरेक्शन में आंसर कितना आएगा, mg प्लस ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, mg प्लस ए साइन थीटा। मीन्स इस मास को नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा है, mg प्लस ए साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कौन सा है, g प्लस ए साइन थीटा। भाई फोर्स कौन सा है, mg प्लस ए साइन थीटा, तो त्वरण कौन सा होगा, g प्लस ए साइन थीटा। कुछ भी पूछ सकते हैं ना, फोर्स भी पूछ सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई इंक्लाइन प्लेन है, वहां पर एक मास रखा और मास नीचे किस फोर्स की वजह से आ रहा है, mg प्लस ए साइन थीटा। अगर आपको पूछे कि किस त्वरण की वजह से आ रहा है, तो आंसर होगा g प्लस ए साइन थीटा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। मीन्स आपको इंक्लाइन प्लेन भी आना जरूरी था, आपको लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी था, आपको ये बात भी पता होनी जरूरी थी कि मंदन किसे कहते हैं, और उसके बाद इस मंदन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना था। चलिए, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट जरूर कर लेंगे। चलिए सोचो, अब इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बहुत सारा पढ़ाया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। एक मास है m1, दूसरा मास है m2, और यहां पर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास, ऐसे बताया था कि टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास से दूर होती है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये भी शॉर्टकट ट्रिक में बताया था कि अगर आपको इस रस्सी पर टेंशन निकालना है तो पीछे वाला मास देखो, पीछे वाला मास इस पर टेंशन बनाएगा। तो सबसे पहले हम वहां पर क्या निकालते थे, ए नेट। व्हाट इज ए नेट, एफ नेट अपॉन एम नेट। एफ नेट कितना, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 10 अपॉन नेट मास कितना है, m1 प्लस m2। ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूं पहले। उसके बाद हमें टेंशन निकालना है T1, तो T1 टेंशन किस मास की वजह से, m1, क्योंकि ध्यान दो, अगर ये पार्टिकल A से भागेगा तो ये भी A से भागेगा, मीन्स दोनों के पास एक्सेलरेशन तो सेम ही होना है। मीन्स ये वाला मास इस स्ट्रिंग में टेंशन बनाएगा, तो टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू ए नेट। मास m1 इंटू ए नेट का मान कितना है, 10 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा आपको शॉर्टकट पढ़ाया था, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था नोट्स में। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो करते हैं। क्वेश्चन ने कहा L लंबाई की एक रस्सी है, ये इमेजिन करो L लेंथ की रस्सी, डन। इस पर आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, ठीक है। जिस सिरे पर बल लगाया जाता है उससे अक्ष डिस्टेंस पर टेंशन बताइए। यहां से आपने बल लगाया, तो इससे अक्ष डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पर टेंशन बताना है, यहां पर टेंशन बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर टेंशन बनाएगा कौन, ये वाला मास बनाएगा, नो डाउट। तो इसके पीछे का मास यहाँ पर टेंशन बना रहा होगा, तो हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। मान लो ये मास है m1 और ये मास है m2, ठीक है। सो टोटल मास कितना है, टोटल मास m इक्वल्स टू m1 प्लस m2। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे ए नेट,
व्हाट इज एनेट? एफ नेट अपॉन एम नेट, यही तो होता है ना। एफ नेट कितना कितना फोर्स लग रहा है एफ, और मास कितना है कैपिटल एम। ये नेट है, नेट एक्सेलरेशन। मीन्स ये पूरा का पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से भाग रहा है? एफ बाई एम से भाग रहा है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, हमें यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो यहाँ पर अगर आपको टेंशन देखना है तो चेक करो कि पीछे कितना मास है। तो पीछे मास है m1 इंटू ए नेट, ये कंसेप्ट है। m1 इंटू ए नेट का मान कितना है? f बाई एम। अब बस आप m1 का मान निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। l लंबाई का मास कितना है? l लंबाई का द्रव्यमान है कैपिटल M, ठीक है। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m बाई l। हमें इस लंबाई का मास चाहिए, अगर ये x है तो ये कितना बचेगा? l माइनस x। तो l माइनस x लंबाई का द्रव्यमान होगा m1, और उसका मान कितना होगा? m बाई l इंटू l माइनस x। रख दो और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। सो टेंशन इक्वल्स टू m1 का मान कितना है आपके पास? m बाई l माइनस x इंटू f बाई m से m कट गया, सो फाइनल आंसर f l माइनस x बाई l। चेक करेंगे आंसर, f l माइनस x बाई l, ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये ध्यान रखना है कि टेंशन हमेशा पीछे के मास की वजह से आता है। तो पीछे ये चेक करो कि मास कितना है, और उस पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन देख लो, ए नेट बराबर एफ नेट अपॉन एम नेट। डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चन। एक नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। त्वरण नियत होने का मतलब होता है न्यूटन की गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आप फॉलो कर सकते हैं। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है। अच्छा, समयांतराल t1, t2 और t3 में औसत वेग v1, v2 और v3 है, तो तीनों के बीच में रिलेशन बताइए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। इमेजिन करो कि एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है u, वो a पॉइंट पर पहुंचता है और टाइम कितना है t1, और यहाँ से यहाँ तक की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है v1। फिर वो b पॉइंट पर पहुंचता है, टाइम कितना है t2, और एवरेज कितना है, ध्यान देना ये v1 v2 सब एवरेज ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इसके बाद वो c पॉइंट पर पहुंचता है, टाइम है t3, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है v3। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि v1 क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी है, मींस यहाँ पर और यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी है। व्हाट इज v2? यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज v3? b से लेकर c तक की एवरेज वेलोसिटी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं, एक गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है कि a का मान कांस्टेंट है, ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है, तो हम यहाँ पर न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण लगा सकते हैं। a पॉइंट पर ध्यान देंगे, va इक्वल्स टू u प्लस ए टी, टाइम कितना है t1। सोचेंगे, आराम से समझ आ रहा है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और हमने a पॉइंट पर वेग निकाल दिया। अब ध्यान दो, a से b पाथ को देखो, तो a पॉइंट पर वेलोसिटी हमें पता है, इस पाथ के लिए ये तो प्रारंभिक वेग बन जाएगा और ये अंतिम वेग बन जाएगा। तो b पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए कितनी होगी? vb बराबर va प्लस ए टी टू। va का मान यहां से उठा के रखो, तो u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, पॉइंट टू बी रिमेंबर। अच्छा, अगर आप इस पाथ को देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी ये प्रारंभिक बन जाएगी और वो वाली अंतिम बन जाएगी। तो हम vc बराबर vb प्लस ए टी थ्री लगा सकते हैं। अब vb का मान यहाँ से उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 से, तो u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ए टी थ्री, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, आपने इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल दी, इस पॉइंट पर निकाल दी, इस पॉइंट पर निकाल दी। अब हम क्वेश्चन के रूल को फॉलो करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि v1 इज द एवरेज वेलोसिटी, मींस
u प्लस यहाँ पर वेलोसिटी मान लो va है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है vb और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है vc। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रहा है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, u प्लस va बाई 2। व्हाट इज v2? v2 का मतलब होगा va प्लस vb बाई 2 और v3 का मतलब vb प्लस vc बाई 2। चलिए वैल्यू रखते हैं, u प्लस va का मान रखो तो u प्लस a t1 बाई 2, इट मीन्स 2u प्लस a t1 बाई 2। मैथमेटिकल एनालिसिस से क्या v1 बराबर u प्लस a t1 बाई 2 लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 3 बहुत खास। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करेंगे v2। व्हाट इज v2? v2 का मतलब होगा va प्लस vb बाई 2। चलिए ध्यान देंगे, va प्लस vb नहीं, लेट मी चेक अगेन, va प्लस vb, va प्लस vb, यस va प्लस vb, इन दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स u प्लस at1, vb का मान कितना है u प्लस at1 प्लस at2 बाई 2। तो बाई रीअरेंजमेंट v2 बराबर, देखो u दो बार आ रहा है तो यहां बच जाएगा u, at1 भी दो बार आ रहा है तो प्लस at1 प्लस at2 बाई 2। इक्वेशन नंबर 4, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है v3। व्हाट इज v3? vb प्लस vc बाई 2। वैल्यू रखेंगे, vb का मान कितना है आपके पास u प्लस at1 प्लस at2, vc का मान कितना है u प्लस at1 प्लस at2 प्लस at3 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान देंगे u भी दो बार आ रहा है, at1 भी दो बार आ रहा है, at2 भी दो बार आ रहा है। सो व्हाट इज v3? v3 इक्वल्स टू u प्लस at1 प्लस at2 प्लस at3 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन नंबर 5। अब हमें आंसर देखना है तो हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं, सॉरी इसमें इक्वेशन 3 माइनस 4। इक्वेशन 3 माइनस 4 को चेक करेंगे, 3 माइनस 4। सो व्हाट इज 3 माइनस 4? इट मीन्स आपके पास आ जाएगा, चलिए हम ऐसा निकाल देते हैं, 4 माइनस 3 कर देते हैं, इससे फिजिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। इक्वेशन 4 माइनस 3 निकालते हैं तो हमारे पास, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब यहाँ चेक करो, u से u कट गया, इस पूरे टर्म्स में से इसको माइनस करना है तो at1 प्लस at2 बाई 2 और माइनस का at1 बाई 2। तो ये पूरा at1 है, ये हाफ है, तो आपके पास बच जाएगा at1 बाई 2 प्लस at2 बाई 2। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? v2 माइनस v1 इक्वल्स टू a बाई 2, यहाँ से कॉमन आएगा और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा t1 प्लस t2। इक्वेशन नंबर 6। ऐसे नेक्स्ट मैथमेटिक्स को फॉलो करो। आपके पास 5 और 4 है तो 5 माइनस 4 निकालते हैं। नाउ अब आप कहेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। देखिए 5 माइनस 4 करेंगे तो u से u कट जाएगा, at1 से at1 कट जाएगा, at2 यहाँ पर है और वहां पर at2 का हाफ है तो हाफ बच जाएगा और ये एज इट इज बच जाएगा। सो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ v3 माइनस v2 क्या बचेगा, at2 बाई 2 प्लस at3 बाई 2। इट मीन्स v3 माइनस v2 बराबर आपके पास आ जाएगा a बाई 2 t2 प्लस t3। इक्वेशन नंबर 7। अब 6 और 7 को डिवाइड कर दो, तो 6 और 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v2 माइनस v1, v3 माइनस v2 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में पहुंचो, a बाई 2 से a बाई 2 कट गया तो t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। आप चाहें तो इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो तो v1 माइनस v2 और यहाँ से एक माइनस कॉमन लोगे तो v2 माइनस v3 और दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। सो t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन।
अब देखिए एग्जाम में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। फिजिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे लेंदी जा रहा है तो उसको स्किप करने की एबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम 5 मिनट तक एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहें। अगर फिर भी फाइनली आपके पास टाइम बच जाता है तो उसको रिवाइज फॉर्मेट में लेना होता है। लेकिन अगर लेंदी क्वेश्चन है, और ये बात इंश्योर कर लो कि एग्जामिनर जानबूझ के वहां लेंदी क्वेश्चन डालेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेंथ को कवर करेंगे ताकि आप उन्हीं में फंसे रहें, बट ऐसा हमें नहीं करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लेंदी लगे तो उसको वहां से स्किप करते हुए आगे अप्रोच कर जाएं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करवा लेंगे, जो भी करेक्ट सिनेरियो है वही फाइनल आंसर आपके पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। इस एक बस क्षैतिज सड़क पर एक नियत त्वरण ए से जा रही है। इमेजिन करेंगे बस है, ये बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रही है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बस का एक्सेलरेशन कितना है, ए। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ए आई कैप लिखना चाहिए 100%। अच्छा दूसरी बात, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस में बैठा एक व्यक्ति बाहर की ओर गेंद छोड़ता है। अच्छा एक व्यक्ति गेंद को छोड़ता है तो गेंद पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। मींस एक बॉल है, इस बॉल पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। डन। इसका मतलब जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्या पूछा, आपको ये पूछा है गेंद का बस के सापेक्ष त्वरण बताइए और गेंद का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण बताइए। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, गेंद का बस के सापेक्ष त्वरण, और हम फिजिक्स में इसको कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू बस। यही कंसेप्ट होता है ना, रिलेटिविटी वाले क्वेश्चन करवाए थे आपको 2 डायमेंशनल केस में। इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ध्यान देना, अगर एक ही डायरेक्शन की बात होती है तो हमें आई कैप जे कैप लगाने की ज्यादा कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन अगर 2 डायरेक्शन की बात होती है, 3 डायरेक्शन की बात होती है तो वहां डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के करस्पॉन्डिंग आपको आई कैप जे कैप के कैप एक्सप्लेन करना होता है। ध्यान देंगे, बस किस डायरेक्शन में जा रही है, आई कैप डायरेक्शन में, और आपने बॉल को डाउनवर्ड फॉल करवाया है, डाउनवर्ड फॉल करवाया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मींस जी, और वो भी डाउनवर्ड किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ है प्लस जे कैप तो नीचे की तरफ माइनस जे कैप। इट मींस ये जो बॉल आपको दिखाई दे रही है इस बॉल पर एक एक्सेलरेशन होगा जिसकी डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ पा रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति तो इसके अंदर बैठा है और दूसरा व्यक्ति हो सकता है बाहर ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हो, बट पहली कंडीशन ये है कि बस किस स्पीड से किस त्वरण से भाग रही है, ए आई कैप त्वरण से, और बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को हम लिख सकते हैं जी माइनस जे। इसको लिखा जाएगा ए बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ध्यान दो, हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है, सो ए बॉल विद रेस्पेक्ट टू बस इक्वल्स टू, वैल्यू रखो, इसका आंसर कितना, माइनस का जी जे कैप लिख सकते हैं, माइनस ऑलरेडी है, और वहां पर आंसर कितना है, ए आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड लो, परिमाण लो, तो अगर हम इसका परिमाण लेंगे तो परिमाण से आंसर कितना आएगा, माइनस का जी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन, गेंद का बस के सापेक्ष त्वरण कितना होगा, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इसकी फिजिक्स समझाते हैं। देखिए बस तो भाग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपने बॉल को ऐसे रिलीज किया, बॉल को एक्चुअली ग्रेविटी किस त्वरण से खींचेगी, जी से, बट ना तो बॉल को ए त्वरण मिल पाएगा ना एक्चुअली जी मिल पाएगा, और मिलेगा कितना, रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो किसी डिफरेंट त्वरण से भागने की कोशिश करेगी। ऐसा क्यों हुआ, सोचना। अगर बस रुकी होती और आप गेंद को ऐसे फॉल करवाते तो बता सकते हैं कि बॉल को कितना त्वरण मिलता, जी मिलता 100%, क्योंकि कोई भी वस्तु फ्री फॉल करती है तो उसको ग्रेविटी खींचती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको मिल जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण उसको मिल जाएगा। बट यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं मिल पाएगा क्योंकि बस खुद भाग रही है ए से,
और बॉल को ग्रेविटी खींच रही है जी से, तो दोनों का परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। तो रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90 मींस फाइनल आंसर रूट में g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा कि गेंद का पृथ्वी के सापेक्ष, मींस क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी। अब ये बात तो मैं यही लिख चुका ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब ग्राउंड, तो वो कितना है माइनस जी जे केप। और यदि आप इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण में एकांक सदिश का परिमाण होता है 1 और माइनस हट जाएगा तो आंसर कितना आएगा जी। चेक करेंगे कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। एक रिलेटिविटी का बहुत खास क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको फील लाएगा रिलेटिविटी का कि किस तरह से हम कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई बल्लेबाज किसी गेंद को आरंभिक चाल 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, मींस प्रारंभिक वेग कितना है 50 नहीं है 15 है, 15 मीटर पर सेकंड, नो डाउट। आगे क्या दिया, बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस फेंक देता है, मींस ये बॉल है, सपोज करेंगे ये बैट है, यहाँ से बॉल आती है, ये वी आई है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हम मानते हैं, और वापस उसी स्पीड से वी एफ से फाइनल फेंक देगा। अच्छा, बॉल का द्रव्यमान मान लेते हैं m, तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा एम वी आई और अंतिम संवेग कितना होगा एम वी एफ। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है, आवेग, ये बात पढ़ाई थी आपको, मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में है ना, सो फाइनल मोमेंटम क्या होगा माइनस का एम वी एफ, और इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव, ये माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा एम वी आई, मीन्स माइनस एम को कॉमन ले लिया तो वी एफ प्लस वी आई। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि m की वैल्यू कितनी है 0.2 kg, रख दिया। क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइनल स्पीड भी वही है, इनिशियल कितनी है 15, 15 से आपने फेंका और वापस 15 से आ रही है, मींस 15 प्लस 15, इट मींस माइनस 0.12 इंटू 30, तो आंसर कितना आएगा, लेट मी चेक, माइनस का 3.6 और आवेग का मात्रक वही होगा जो संवेग का होगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा सही होगा, आपको 3.6 यहाँ भी दिख रहा है, 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 चारों में 3.6 दिख रहा है, लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपने सीधा फेंका सीधी वापस आ रही है, उधर से बॉल आ रही है, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ऐसा ही है ना, तो आवेग कैसा आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये वाली डायरेक्शन, इट मींस इंपल्स किधर लग रहा है, यहाँ बल्लेबाज खड़ा है, इंपल्स लग रहा है बल्लेबाज से गेंदबाज की तरफ दोबारा, आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, यही तो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ बल्लेबाज खड़ा और उधर से गेंद आ रही है, इट मींस इंपल्स किधर से लग रहा है, इस बल्लेबाज से गेंदबाज की तरफ डायरेक्टेड है। तो चलिए चेक करेंगे, 3.6 kg इंटू मीटर पर सेकंड और बल्लेबाज से गेंदबाज की दिशा में इंपल्स लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है, त्वरण कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट इसका मतलब गति के समीकरण लगा सकते हैं, यह दो बिंदु P व Q के बीच में वेग, मान लो P है और ये Q है, यहाँ पर वेग कितना है 30 और यहाँ पर वेग कितना है 40, यह दो बिंदु P व Q को इन वेगों से पार करती है, ठीक है, P व Q के मध्य बिंदु पर वेग बताइए, तो लेट अस कंसीडर, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, और ये कांस्टेंट त्वरण से चल रही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं गति की तीसरी समीकरण, थर्ड समीकरण ये कहती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, व्हाट इट मींस 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 2ax
इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1600, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 900 इक्वल्स टू 2ax, तो 700 इक्वल्स टू 2ax। तो या तो a का मान निकाल दो या ax का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 350। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा गया है कि इसके इस मिड पॉइंट पर, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए। तो मान लो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो लेट अस कंसीडर vm है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है तो नो डाउट ये डिस्टेंस x/2 होगी। अब अगर इस पूरे पाथ पर कांस्टेंट त्वरण से भाग रहे हैं तो नो डाउट यहाँ भी कांस्टेंट त्वरण से ही भाग रहा है। तो हम केवल इस पी वाई पाथ को देखेंगे और यहाँ पर गति की तीसरी समीकरण लगा देंगे। तो पी वाई पथ पर थर्ड समीकरण चेक करेंगे। थर्ड समीकरण क्या रहेगी, अंतिम वेलोसिटी वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू प्रारंभिक वेग कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 2 ए अक्स, अक्स का मतलब दूरी, दूरी कितनी है a/2, ये से कैंसिल आउट। तो 30 का स्क्वायर कितना 900 और यहाँ बचेगा ax और ax का मान अभी अभी आपने निकाला है, तो 900 प्लस 350, तो आंसर विल बी 1250। तो वी एम स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1250। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वी एम का आंसर कितना आएगा रूट में 1250 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1250 को आप रीअरेंज करना और 1250 का फाइनल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, लेट मी चेक, 625। 1250 तो हम इसको लिख सकते हैं 625 इंटू 2 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, तो 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो करेक्ट ऑप्शन है ही है, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम में आपको ये देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। आपने कहा सर 25 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 25 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, और रूट 2 का मान होता है 1.414। तो आई विल कैलकुलेट इट फ्रॉम द कैलकुलेटर। सो 25 इंटू 1.414 इट मीन्स 35.35। इसी को कहते हैं 35.35 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसी कंडीशन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। ये सम टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दो ऑप्शन सही हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर इक्वेशन को डिलीट मारना पड़ेगा। मींस यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बट एग्जाम में आपको एक ही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। देखिए ये क्या दिया आपको, वेलोसिटी दे रखी है। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी आपको दे रखी है 4t³ - 2t और पूछा है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इसका अवकलन कर देते हैं dv/dt। और अवकलन कैसे करेंगे, 4 इंटू पावर को आगे लाएंगे, एक पावर को कम करेंगे माइनस का 2, क्योंकि डी का अवकलन 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12t² - 2, ये एक्सेलरेशन होगा। अगर आपको टी की वैल्यू पता लग जाएगी तो अपना काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक कण मूल बिंदु से अक्ष के सापेक्ष चलना प्रारंभ करता है, किसी क्षण पर इसका वेग इतना है, ठीक है। वेलोसिटी आपको दे रखी है 4t³ - 2t। जब कण मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर है तो उसका त्वरण बताइए। अब हमें ये पूछा है कि त्वरण, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर। अब अगर हम ये निकाल लेते हैं कि जब वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचता है तो कितना समय लेता है, और वही तो समय चाहिए। दोबारा हमें पूछा त्वरण बताइए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि तब त्वरण बताइए जब पार्टिकल मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर दूरी पर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, टाइम। अगर हम ये निकाल लेते हैं कि पार्टिकल जब 2 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचता है तो कितना समय लेता है, तो अपना काम बन जाएगा। तो हम इस v को लिख सकते हैं dx/dt। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग है, तो 4t³ - 2t, व्हाट वी कैन से dx बराबर 4t³ - 2t इंटू dt। इसका समाकलन करेंगे, dx का समाकलन क्या होगा, अक्स। यहां ध्यान दो, 4 इंटू t³ का समाकलन t की पावर 4 - 4 -2 इंटू t²/2, ये इसका समाकलन होगा। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि x का मान 2 मीटर है, तो हमने रखा 2 इक्वल्स टू t की पावर 4 - t²। इसको रीअरेंज करो तो t की पावर 4 - t²
-2 बराबर कितना 0। इसको इधर लेके गए तो -2 बन गया। अब इसके फैक्टर करेंगे t की पावर 4 -2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2 बराबर 0। चेक करेंगे भाई -t स्क्वायर आना चाहिए तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। यहां से ध्यान दो क्या कॉमन आएगा, टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बन जाएगा टी स्क्वायर -2 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर -2 बराबर कितना आ जाएगा 0। सो व्हाट वी कैन से यहां से टी स्क्वायर -2 कॉमन आएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब ध्यान दो यहां से टी स्क्वायर बराबर एक तो आएगा -1 जो पॉसिबल नहीं होगा और यहां से दूसरा टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2। या तो टी बराबर √2 लिख दो या टी स्क्वायर बराबर कितना 2 लिख दो तो ये वैल्यू आप यहां रख दो। अतः है एक्सेलरेशन ए बराबर कितना 12 × 2 -2 सो 24 - 2 व्हाट वी कैन से 22। इट मींस ऑप्शन थर्ड। देखिए ये बात तो सभी जानते थे कि वेग से त्वरण कैसे निकाला जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट टाइम दे दिया जाता तो आप सभी आंसर निकाल देते, नो डाउट सर कर देते। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये पूछा है कि पार्टिकल 2 मीटर पर है, मींस किसी डिस्टेंस पर है, तो आपको ये सोचना है कि जब पार्टिकल उस डिस्टेंस पर पहुंचता है तो कितना टाइम लगेगा। और डिस्टेंस कैलकुलेट, डिस्टेंस आपको डिफाइन कर रखी और टाइम कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मेट को आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटिविटी का क्वेश्चन, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन। एक पक्षी पूर्व दिशा में इस डायरेक्शन में भाग रहा है। पक्षी 4 मीटर पर सेकंड के वेग से भागता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाग रहा है 4 i कैप डायरेक्शन में। ठीक है, हवा 3 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में, हवा इधर चल रही है ऊपर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 3 j कैप। ये दो कंडीशन आपको दे रखी है और पूछा है चिड़िया का हवा के सापेक्ष वेग बताइए, मींस उसका परिमाण और डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू एयर ये पूछा गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 4 i कैप माइनस 3 j कैप। ये तो वेक्टर फॉर्मेट में आंसर है जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया। अगर हम इसका परिमाण निकालते हैं तो परिमाण कितना आ जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन से 16 प्लस 9, इसका मतलब रूट में 25 और 25 का रूट कितना 5। तो परिमाण होगा 5। इसका मतलब या तो ऑप्शन 3 सही होगा या ऑप्शन 4। अब देखिए इस रिलेटिव जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है इसको आपको ट्रेस करना है ग्राफ में, जैसा आपको सिखाया गया है। ये i कैप डायरेक्शन है, ये j कैप डायरेक्शन है, ये -j और ये -i। वो रिलेटिव वेलोसिटी आपको ये बता रही है कि i डायरेक्शन में चलना है 4, इधर कितना चलना है 4, और फिर j डायरेक्शन में चलना है 3, बट नेगेटिव j डायरेक्शन में चलना है 3। ठीक है, हमें डायरेक्शन देखनी है। लेटेस्ट कंसीडर हम यहाँ से डायरेक्शन देख लेते हैं। ये एंगल कितना है थीटा। अब यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है tan थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टा आधार, लाल बट्टा का, तो लंब बट्टा आधार, आधार में कितना है 4। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब ध्यान दो 3/4, थीटा का मेजरमेंट आपने कहां से किया है, इस i कैप डायरेक्शन से। थीटा का मेजरमेंट आपने यहां से किया, इसका मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब पूर्व डायरेक्शन से दक्षिण की ओर, पूर्व से इधर ही तो चल रहे हैं ना आप, पूर्व से दक्षिण की ओर कितना एंगल है 3/4। पूर्व से दक्षिण की ओर कितना एंगल है tan इनवर्स 3/4। अगर आप दक्षिण से पूर्व की ओर निकालेंगे, दक्षिण से पूर्व की ओर, तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो आप ये तो कह सकते हैं कि सर tan इनवर्स 4/3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नो डाउट। अगर हम इस थीटा का मेजरमेंट इधर से करेंगे तो tan इनवर्स 4/3 आ सकता है, लेकिन उस कंडीशन में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण से पूर्व, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है।
देखिए tan इनवर्स 4/3 तो दिया है, लेकिन उस कंडीशन में डायरेक्शन क्या है कि दक्षिण से पूर्व की तरफ, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 और डायरेक्शन हो जाएगी पूर्व से दक्षिण, ऑप्शन थर्ड। मतलब कुछ भी नहीं है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हुए उसका आंसर निकाल दो, परिमाण निकाल दो और उस रिलेटिव वेलोसिटी को ट्रेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भी। एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु से एक समान त्वरण से एक कण ए दूरी तय करता है। अब दूरी ए लिख दिया, इसलिए मैं एक समान त्वरण को अल्फा लिखूंगा, ठीक है। मींस ध्यान से समझो, इस पॉइंट से एक पार्टिकल अल्फा त्वरण से भागता हुआ एक दूरी तय करता है ए। पहला पॉइंट आपको ये दिया। आगे समझो, यह बी व सी दूरी उसी बिंदु से क्रमशः n 2n और 3n सेकंड में तय करता है। मींस यहां तक ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद वो बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन जब वो यहां से यहां पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है, n। यहां से वो सी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन टाइम कितना लेता है, 2n। टाइम कितना लेता है, ये वाला जो टाइम है वो कितना लेगा, 2n। टोटल डिस्टेंस कितनी है, c। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से जब वो यहां पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है, 2n। ऐसे ही वो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, d, लेकिन ये टाइम कितना लेता है, 3n। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर आपको कोई ये पूछे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो आप कहेंगे ये टोटल है b, ये है a, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, b माइनस a। और इस b माइनस a डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है, n। अच्छा दूसरी कंडीशन सुनो, ये डिस्टेंस से a, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, c। तो यहां से ये डिस्टेंस बचेगी c माइनस a। इस c माइनस a डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है, 2n। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अप्रोच कर रहा है। तो गति का सेकंड समीकरण आप सभी जानते हैं। सेकंड समीकरण ये कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ए नहीं लिखूंगा, मैं अल्फा लिखूंगा क्योंकि a डिस्टेंस भी डिफाइन है। अच्छा सबसे पहले ध्यान दो, b माइनस ए डिस्टेंस है, b माइनस ए, u टाइम कितना है, n, प्लस हाफ अल्फा इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस 2a इक्वल्स टू 2un प्लस अल्फा एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एंड सेकंड कंडीशन लगाइए, c माइनस ए बात को देखें, c माइनस ए इक्वल्स टू u इंटू टाइम कितना है चेक करेंगे इस बार, टाइम है 2n, टाइम है इस बार 2n प्लस हाफ अल्फा इंटू 2n का होल स्क्वायर। सो c माइनस ए इक्वल्स टू 2un प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा, 2 अल्फा एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2b बन जाएगा और प्लस का बन जाएगा 2a इक्वल्स टू, ध्यान दो 2un से 2un कैंसिल आउट, तो यहाँ है 2 अल्फा एन स्क्वायर और यहाँ है अल्फा एन स्क्वायर, तो कितना बचेगा, अल्फा एन स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन अल्फा, इक्वल्स टू c माइनस ए प्लस 2a, तो प्लस का a माइनस 2b अपॉन एन स्क्वायर। चेक करेंगे अपना अपना आंसर। सो c प्लस a माइनस 2b अपॉन एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझना क्या था आपको, समझना ये था कि पार्टिकल ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन यहां से यहां तक का टाइम कितना है, n। What it means, b माइनस ए डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम कितना है, n। ऐसे ही c माइनस ए डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम कितना है, 2n। ऐसे ही d माइनस ए डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम कितना है, 3n। उसके बाद आपको गति की सेकंड समीकरण लगाते हुए दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे और अप्रोच की तरफ बढ़ते हुए आंसर निकाल देंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं। एक बिंदु XY तल में अक्ष बराबर आपको दे रखा है, अक्ष डायरेक्शन में डिस्टेंस आपको दे रखी है k,
साइन ओमेगा टी एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया है के 1 माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक डिफाइन है। के ओमेगा कांस्टेंट है, कण द्वारा टी समय में तय की गई दूरी बताइए। अच्छा, लास्ट के अप्रोच में लिख देता हूं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, दूरी। दूरी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अगर हम स्पीड निकाल पाए तो फिर अपना आंसर आ जाएगा टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो vx बराबर क्या होगा, dx बटा dt। तो k तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो ओमेगा साइन का अवकलन हो जाएगा cos ओमेगा टी। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यहां समझो, vy निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt। तो k तो कांस्टेंट है, 1 का अवकलन आ जाएगा 0 माइनस। अच्छा, cos का अवकलन करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा विद नेगेटिव साइन इनटू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, k ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें अगर x कोऑर्डिनेट भी पता है, y कोऑर्डिनेट भी पता है, तो सदिश रूप में v वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, i के vx प्लस j के vy। तो इसका परिमाण क्या होगा, v बराबर रूट में v x स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर मीन्स ओवर रूट k ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस k ओमेगा, लेट मी चेक, पहले है cos, तो यहां पर आ जाएगा cos और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां से इन दोनों टर्म्स में k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसका मान कितना होता है 1। और इसको रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा, k ओमेगा। इसका मतलब स्पीड का आंसर कितना, k ओमेगा। तो इस स्पीड का आंसर यहां रख दो तो k ओमेगा इंटू टी, खत्म कहानी। मतलब आपको अक्ष कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है, उस अक्ष कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से vx vy निकालो पहले। और अगर आपको v पता लग जाता है, हाउ टू कैलकुलेट v, v बराबर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो अपना काम बन जाएगा। तो उसके बाद दूरी इक्वल्स टू v इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 केजी की एक मशीन गन से 25 ग्राम की गोलियां और 5 गोली प्रति सेकंड की दर से 300 मीटर पर सेकंड की चाल से दागी जाती है। मशीन गन को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। अच्छा, बल कैलकुलेट करना है, बल F इक्वल्स टू, मशीन गन की बात हो रही है। मान लो मशीन गन का द्रव्यमान है m और वेलोसिटी है v और टाइम कितना मान लेते हैं t। तो फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकते हैं mv अपॉन t। अब देखिए, जब अपन बात करते हैं बंदूक वाले कॉन्सेप्ट की, तो बंदूक वाले कॉन्सेप्ट में संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। पहली बात, संवेग संरक्षण सिद्धांत का यदि पालन होता है तो इसका मतलब ये होता है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंट। तो इनिशियल मोमेंटम होता है 0 इक्वल्स टू गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, यही सिखाया होगा आपको। इसका मतलब कैपिटल mv बराबर माइनस mv, और परिमाण लिखेंगे तो mv इक्वल्स टू mv। डन। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मशीन गन का, बंदूक का कॉन्सेप्ट है। तो इस कैपिटल M1 की जगह कैपिटल MV की जगह आप लिख सकते हैं स्मॉल mv, क्योंकि संवेग संरक्षण सिद्धांत फॉलो होता है। तो जितना मोमेंटम बंदूक को मिलेगा उतना ही मोमेंटम गोली को मिलेगा। इट मींस mv by t कॉन्सेप्ट। अब सम गिवन इंफॉर्मेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे। मशीन गन का द्रव्यमान इतना दिया है 25 ग्राम की गोलियां, इसका मतलब गोली का द्रव्यमान कितना है 25 इंटू 10 की पावर -3 केजी। ग्राम में दिया है तो हमने इसको केजी में चेंज कर दिया। स्पीड कितनी दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड, ये भी दिया है। आगे ध्यान से देखो, 5 गोली प्रति सेकंड की दर, 5 गोली प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी गोलियां, 5। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में दिया है 25 ग्राम की गोलियां, 5 गोली प्रति सेकंड की दर। इसका मतलब समझते हैं, 5 गोलियां प्रति सेकंड की दर से निकल रही हैं।
इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी गोलियां निकल रही हैं? 5। पांच गोलियों के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 1 सेकंड। एक गोली के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 1/5 सेकंड। ये हमें चाहिए। 5 गोलियों के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना? 1/5 सेकंड। तो एक गोली के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना होगा? 1/5 सेकंड। अब इस वैल्यू को यहां रखेंगे और अपना आंसर सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m का मान कितना है? 25 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। व्हाट इज v? v इज कॉल्ड 300 और टाइम कितना है? 1/5। इट मींस 25 इंटू 3 इंटू, ध्यान देंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 10 की पावर -1 बचेगा, इंटू में 5। इट मींस 25 इंटू 3 75 इंटू 5 और इसको नीचे लाएंगे तो 10। सो व्हाट वी कैन से, यहां से 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। इट मींस आंसर विल बी 37.5 न्यूटन। इट विल बी द फाइनल आंसर। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में सोल्व किया कि मशीन गन पर कितना रिक्वायर्ड फोर्स है। इट मींस मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। ये मास किसका है? बंदूक का। और वेलोसिटी किसकी है? बंदूक की। बट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, तो हमने कैपिटल एमवी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल एमवी से। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि रेट ऑफ बुलेट दे रखी थी, गोलियों की दर दे रखी थी, वहां से हमने टाइम का मान कैलकुलेट किया करस्पॉन्डिंग टू 1 बुलेट, और वो कितना होगा? 1/5 सेकंड। उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फाइनली F बराबर mv/t से अपना आंसर क्या आएगा? 37.5 न्यूटन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अप्रोच करते हैं, माइनर 3। और माइनर 3 के क्वेश्चन को हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने माइनर 01 और माइनर 02 टेस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में सॉल्यूशंस देखा। इसी तरह से आपके पास ये रेमेडियल क्लासेस आती रहेंगी और आपके जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे, वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे उन पर अपना डिस्कशन चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।